अस्सलाम वालेकुम। जब भी हम घर बनाने जा रहे होते हैं या घर रेनोवेट कराने जा रहे होते हैं या मे बी घर को पेंट कराना है, घर का छोटा मोटा काम है, तो उसके लिए हमारे जहन में ये आता है कि काम करवाया कैसे जाए। अब काम करवाए कैसे जाए से ये मतलब है कि इसका कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया जाए, ठेका कैसे दिया जाए। ये पहला सवाल जहन में आता है। काम छोटा हो, काम बड़ा हो, हमें कॉन्ट्रैक्ट करना होता है और जो मैं आगे जाके जिक्र करूँगा इनमें से ही एक कॉन्ट्रैक्ट आपको करना होता है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर होता है, आपको शायद उन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पता हो, लेकिन उनके फ़ायदे, नुकसानात, किस मौके पे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, इन बातों का शायद अंदाज़ा आपको ना हो, और वही हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। इसी तरह हम बात करेंगे कि किस कॉन्ट्रैक्ट को किस तरह किया जाए, मतलब आप इम्प्लीमेंटेशन उसकी कैसे करवा सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर से, ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा और बहुत से सवालात जो आपके जहन में आते हैं कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, उन सब का हम जवाब देंगे। मैंने पहले भी शायद किसी वीडियो में कहा था कि घर एक बार बनता है ज़िंदगी में, लाइफ टाइम मैक्सिमम 2 दफ़ा बना लेंगे। रेनोवेशन भी इसी तरह होती है 1, 2, 3 बार, लेकिन घर के काम छोटे छोटे हर महीने निकलते हैं और हमें इन सब चीज़ों से वास्ता पड़ता है। जब ये सारे काम निकलते हैं तो हमें ये करवाने भी होते हैं। तो मे बी जब आप घर बना रहे हैं, शायद उस वक्त नहीं, आपको हमारे चैनल की उस वक्त भी ज़रूरत पड़े जब आप छोटी छोटी रेनोवेशंस करा रहे हैं और छोटे छोटे काम करा रहे हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल सके। प्लम्बिंग का कोई छोटा काम है, आपने हर साल 2 साल बाद घर को पेंट करवाना होता है, कोई छोटी मोटी रेनोवेशन आ जाती है, उन सबको भी हम अपने चैनल पे डिस्कस करते रहते हैं और करते रहेंगे। सबसे पहले प्लान कर लें कि जब ड्राइंग्स वगैरह आपके हाथ में आ गई हैं और आप अब उन्हें इम्प्लीमेंट करवाने जा रहे हैं, तो पहले फेज में क्लियर कर लें कि आपको कॉन्ट्रैक्ट करना कौन सा है। हम आपको हर कॉन्ट्रैक्ट की टाइप बताएंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, उस कॉन्ट्रैक्ट को किस सूरत में करना चाहिए और उसके फायदे नुकसानात क्या हैं। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि लास्टली हम ये बताएंगे कि उस कॉन्ट्रैक्ट को आपने इम्प्लीमेंट किस तरह करना है, और मटेरियल प्रोक्योरमेंट आपको खुद करनी चाहिए या आपको ये भी उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बना के कॉन्ट्रैक्टर के हवाले कर देनी चाहिए। वैसे तो कंस्ट्रक्शन में बहुत से कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इस स्पेसिफिक वीडियो की अगर मैं बात करूं तो हम वो कॉन्ट्रैक्ट्स लेंगे जो घर की कंस्ट्रक्शन के हवाले से होते हैं और जो कॉमन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इस तरह आपको हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी नहीं करेंगे और आपको वो चीज़ें बता देंगे जो कॉमन कॉन्ट्रैक्ट्स इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो है लम सम कॉन्ट्रैक्ट। ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हम बात करते हैं कि चाबी आपसे, यानी कि ठेकेदार से चाबी ली जाएगी। अब हम पैसे देते जाएंगे, वो काम करता जाएगा और इवेंचुअली जब घर कंप्लीट होगा तो वो हमें चाबी हैंड ओवर कर देगा और हम ईजिली जाके उसमें रहना शुरू कर देंगे। इसे टर्न की कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, इसे फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हम लोग काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं, स्पेशली अगर हम एक जगह पे नहीं हैं तो हमें ये रिलायबिलिटी होती है कि काम हो जाएगा, और ये ऑब्वियसली रिलायबल कॉन्ट्रैक्टर से ही किया जाता है, जिससे ये आपको अश्योरेंस हो कि काम कंप्लीट करके वो चाबी मुझे हैंड ओवर कर देगा। ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में बड़ा पॉपुलर है, घरों में भी जैसे मैंने बताया काफ़ी पॉपुलर है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को काफ़ी जगह पे किया जाता है जहां आप डिसाइड कर लेते हैं एक प्राइस, और वो कॉन्ट्रैक्टर को भी पता चल जाती है, वो क्लाइंट को भी पता चल जाती है। दोनों को अब इस प्राइस पे मेंटेन करना होता है या फिक्स रहना होता है। ये नहीं हो सकता कि कल को कॉन्ट्रैक्टर कह रहा हो कि मेरा खर्च ज़्यादा आ गया, मुझे ज़्यादा पैसे कर दें, तो वो फिक्स कर लेते हैं आप प्राइस, और इतने में कॉन्ट्रैक्टर को डिलीवर करना होता है। अगर इसमें कोई चेंज आती है तो वेरिएशन ऑर्डर बनता है और उतनी पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट में से माइनस होती है या प्लस होती है, और अगर डिले आती है तो फिर उस सूरत में देखा जाता है कि किसकी तरफ से डिले आई है और उस पर क्लेम डाला जाता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर डिलेज आएंगी तो क्लेम पड़ेगा, या क्लाइंट पे क्लेम पड़ेगा या कॉन्ट्रैक्टर पे क्लेम पड़ेगा। तो उस सूरत में बहुत ज़रूरी है कि आपके पास स्केड्यूल होना चाहिए, यानी कि आपके पास पूरा शेड्यूल होना चाहिए कि कौन सा काम कब होगा और कितने अरसे में होगा। उसमें से अगर डिले हुई है तो क्या वो क्लाइंट की गलती है, उसने पेमेंट नहीं दी, या उसने काम रुकवाया हुआ था, या कोई और रीज़न था,
या कॉन्ट्रैक्टर की वजह से ऐसा हुआ है। अगर कॉन्ट्रैक्टर की वजह से ऐसा हुआ है तो उसे ज़ाहिर है क्लेम डलेगा। क्लाइंट की तरफ से अगर ऐसा हुआ है तो उसे अपना जो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट है उसे बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा एक चीज़ जो हम अमूमन भूल जाते हैं, क्लाइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइलस्टोन सेट करना कि मैं इतनी पेमेंट इस वक्त दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट के शुरू में मैं इतनी दूंगा, इस स्टेप पे आके इतनी दूंगा, इस स्टेप पे आके इतनी दूंगा। अगर स्केड्यूल के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर चल रहा है तो आपकी टाइम और आपका माइलस्टोन दोनों बराबर बराबर हिट होने चाहिए। लेकिन अगर डिलेड चल रहा है तो कहीं ये ना हो बैठे कि आप उसे ज्यादा पेमेंट दे दें और अभी वो काम में बहुत पीछे हो। इसलिए माइलस्टोन से अटैच कर लें अपनी पेमेंट और उसके हिसाब से ही पेमेंट देते रहें। अब मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स बताता चलूं। सबसे पहला और बड़ा फायदा यह है कि अगर कल को मटेरियल की प्राइस बढ़ जाती है, लेबर रेट बढ़ जाते हैं, तो आपका दर्द सर नहीं है, आपने प्राइस फिक्स कर ली है, आपको उसी प्राइस पे मटेरियल सप्लाई किया जाएगा और आपका घर बना जाएगा। तो आप इस टेंशन से आज़ाद हो जाते हैं। दूसरी तरफ मैं इसे फायदा कहूंगा, कुछ लोग इसे नुकसान कहेंगे। अगर प्राइसेस बढ़ जाती हैं और आपका कॉन्ट्रैक्टर रिलायबल नहीं है तो वो भाग जाएगा। तो ज़्यादा बेहतर है कॉन्ट्रैक्टर वहीं भाग जाए। अगर वो रिलायबल नहीं था तो उसने आपको तंग करना था, उसने आपका घर सही से नहीं बनाना था, 100 मसले होने थे, तो वो वहीं पे भाग जाएगा। आपको एटलीस्ट जो मॉनेटरी नुकसान किसी हद तक होगा, लेकिन जो पूरा घर ही गलत बन जाना था वो नुकसान नहीं होगा। मेरे ख्याल में इस कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि नॉर्मली उन्हें थोड़ा सा प्रीमियम चार्ज करना चाहिए, एक्स्ट्रा रेट चार्ज करना चाहिए। मैं बड़ा ओपनली क्लाइंट्स के सामने ये कहूँगा, बिकॉज उसका रिस्क ज़्यादा है। पाकिस्तान में नॉर्मली इन्फ्लेशन है, उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ती हैं, तो उसे थोड़ा सा ज़्यादा रेट चार्ज करना चाहिए। और अगर प्राइसेस उस तरह से नहीं बढ़ती तो उससे फ़ायदा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो ये तो थे फायदे। अब हम नुकसानात की तरफ आ जाते हैं। नुकसानात इसके ये हैं कि सबसे पहले तो अगर आपको कॉन्ट्रैक्टर क्वालिटी दे या ना दे, आपको उसके साथ स्टिक करना पड़ता है। आपने डे वन डिसाइड कर लिया। इसलिए मैं कहता हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज दे आर वेरी हैप्पी अबाउट दिस कॉन्ट्रैक्ट, बट जनरली उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज फिर आपको उसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ रहना होता है। आप वहाँ बैठे होते हैं, आप एडवांस से ज़्यादा भेज चुके होते हैं और फाइनली फिर देन यू हैव टू सफ़र कि वो पैसे निकल नहीं रहे होते। अगर आप उसे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर चुके होते हैं तो आपका ख़त्म कर देते हैं तो आपका घर इतना महंगा हो जाता है कि वो वायबल ही नहीं रहता। तो इसमें सबसे बड़ा एक इशू ये होता है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर अच्छा नहीं होता या अच्छी टीम उसकी नहीं लगती, अच्छा काम नहीं करता, तो यू हैव नो अदर ऑप्शन। आपको उसके साथ स्टिक करना पड़ता है या एक लंबा नुकसान करना पड़ता है, क्योंकि आपने एडवांस दिया हुआ होता है। और इसके मैं दूसरे नुकसान की तरफ जो आ रहा हूँ वो इससे बड़ा रिलेटेड नुकसान है। इसमें आपको एडवांस ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ये कहता है कि मैंने अपने वेंडर्स को एडवांस दे के लॉक करना है। ईंटों वालों को, सीमेंट वालों को, बजरी वालों को, उनसे मैंने रेट्स लॉक करने हैं। उसके लिए मुझे ज़्यादा उन्हें एडवांस देना है। एटलीस्ट अगले 2-3 महीने के लिए मेरे रेट्स लॉक्ड रहने चाहिए। उसकी वजह से वो आपसे एडवांस ज़्यादा मांगता है। आपको देना चाहिए एडवांस ज़्यादा, बिकॉज उसने वाकई लॉक करने होते हैं वो सब। एटलीस्ट अगले 2-3 महीने की उसने जो प्राइस फ्लक्चुएशन है उसे कवर करना होता है। और जैसे ही वो ख़त्म होती है तो फिर अगले 2-3 महीने की वो इसी तरह आपसे एडवांस लेके अपनी जो प्राइस फ्लक्चुएशंस है उसे कवर करता है। आप एडवांस ज़्यादा दे चुके होते हैं। अब वही पहले वाला पॉइंट, तो आपका एक तो एडवांस ज़्यादा चला जाता है और दूसरा अगर रिलायबल कॉन्ट्रैक्टर ना हो तो आपको उसके साथ कंटिन्यू करना पड़ता है। अगला नुकसान इसका यह है कि फ्रंट लोडिंग शुरू कर दी जाती है। फ्रंट लोडिंग ये होती है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट लेट से ये 1 साल चल रहा है। 1 साल में इस पोर्शन में पहले 3 महीने में जो काम होना था उसका रेट मैं हाई लगा लेता हूं और उसके बाद के कामों का मैं नॉर्मल रेट लगाता हूं अगले 6 महीने का, और आखिरी 3 महीने का मैं कम रेट लगा लेता हूं। तो ओवरऑल जो मैं आपको बजट दे रहा हूं वो अगर इन टोटलिटी देखें तो शायद वो सबसे कम हो या वो सबसे अच्छा हो, सबसे अच्छी वैल्यू हो उसकी। लेकिन मैं पहले 3 महीने में आपसे मेजर पेमेंट्स ले गया। जब मैंने ज़्यादा काम नहीं किया उसके बदले में बहुत ज़्यादा पेमेंट ले गया। जब मैंने ऐसा कर लिया तो अब लेट्स अज्यूम इफ आई एम अ कॉन्ट्रैक्टर,
मैं आपका ठेकेदार हूं, मैंने अगर ऐसा कर लिया कि मैंने फ्रंट लोड कर लिया, तो फिर नीयत की खराबी शुरू हो जाती है। और नॉर्मली कॉन्ट्रैक्टर ब्लैकमेल करते हैं, अगर ब्लैकमेल ना भी करें तो अपने टर्म्स मनवाते जरूर हैं। इसलिए फ्रंट लोड ना होने दें कॉन्ट्रैक्ट को, और ये कॉन्ट्रैक्ट फ्रंट लोड होना बहुत आसान होते हैं। अगर आप ये कर रहे हैं तो इंश्योर करें कि ये फ्रंट लोड ना हो। आपके पास BOQs या एस्टिमेशन होने चाहिए, अदरवाइज ये कॉन्ट्रैक्ट करने का आपको कोई फायदा नहीं है। 1600 रुपए स्क्वायर फीट रेट ले लिया, 1700 रुपए ले लिया, या लेट से 10,000 रुपए ले लिया, जो भी ले लिया, उसका कोई फायदा नहीं है अगर आपके पास डिटेलिंग नहीं है। और यही मेरा चौथा इसका जो मैं नुकसान बताना चाह रहा हूं इस कॉन्ट्रैक्ट का, कि हमारे यहाँ 80% लोग डिटेलिंग में जाए बगैर घर बना रहे होते हैं। वो सारी ड्राइंग्स पूरी नहीं करते, वो स्केड्यूल नहीं बनवाते, वो कंसल्टेंट नहीं हायर करते, वो सुपरवाइजर नहीं हायर करते, वो स्ट्रक्चर ड्राइंग नहीं बनवाते, कुछ भी नहीं करते, और वो चले जाते हैं कि हमें चाबी चाहिए। उस सूरत में आपका सबसे बड़ा नुकसान ये हो जाता है कि जब आपके पास डिटेलिंग नहीं होती तो आपकी बार्गेनिंग ही खत्म हो जाती है, आपको पता नहीं होता किस वक्त पेमेंट करनी है, और आप वो 3 गलतियां कर बैठते हैं जो मैंने इससे पहले आपको मेंशन की। यानी कि आप एडवांस पेमेंट ज़्यादा दे बैठते हैं, आप फ्रंट लोड करवा बैठते हैं, और आप किसी रिलायबल कॉन्ट्रैक्टर के पास नहीं जाते, क्योंकि रिलायबल कॉन्ट्रैक्टर आपको चाबी का रेट नहीं देगा अगर आप उससे पूरी डिटेलिंग शेयर नहीं करेंगे। तो डिटेलिंग इसमें बहुत अहम है, और चूंकि हम लोग डिटेलिंग नहीं करते, इसलिए मेरी सजेशन ये होगी कि इस कॉन्ट्रैक्ट में किसी हद तक डिसएडवांटेज आ जाता है। इवन हम अगर घर के केस में जाएं, हाँ गवर्नमेंट लेवल पे शायद डिटेलिंग हो जाती है, तो वहाँ ये चीज़ें इग्नोर हो जाती है। दूसरा, डिटेलिंग में ना जाने का नुकसान ये होता है कि हमें क्लैरिटी नहीं होती, जिसकी वजह से बाद में बहुत से वेरिएशन ऑर्डर आते हैं। हम वेरिएशन ऑर्डर्स पे ही फंसे रहते हैं, और हमारा स्केड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है, हमारी टाइमलाइन डिस्टर्ब हो जाती है, और ये फिर क्लाइंट का कसूर होता है। जब क्लाइंट का ये कसूर होता है तो फिर क्लेम किसे देना था? अगेन जो मैंने पहले मेंशन किया, वो क्लाइंट को देना होता है डिले करने का। तो एक तो आपको वैसे वेरिएशन ऑर्डर के पैसे पड़ गए, क्योंकि वेरिएशन ऑर्डर हमेशा महंगा होता है, और साथ में आपको ये वाले पैसे पड़ गए। इस कॉन्ट्रैक्ट को उन लोगों को करना चाहिए जो डिटेलिंग में जा सकते हो, यानी कि केयरलेस ना हो, जल्दी में ना हो कि मैंने घर अगले 15 दिन में शुरू करना है, महीने में शुरू करना है। सारी डिटेल ड्राइंग्स बनवा सकते हो, उसमें स्केड्यूल, आपके BOQs, एस्टिमेशन, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स, प्लम्बिंग ड्राइंग्स, सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, तो आप इसका अच्छा रेट निगोशिएट कर सकेंगे। अदरवाइज इस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ दें, हम और कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करेंगे, उन कॉन्ट्रैक्ट्स पे हम देख लेंगे कि उनमें से कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात और बहुत मुश्किल बात, ऐसे लोग ये कॉन्ट्रैक्ट करें जिन्हें अपने अंदर कॉन्फिडेंस हो या श्योरिटी हो कि एटलीस्ट 80% वो रिलायबल कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ लेंगे। 80% से ऊपर हो जाए तो आई वुड से यू आर अ जीनियस, बट अदरवाइज 80% तो मिनिमम जो कर सकते हो। अगर आप डाउट में हैं, 50-50 है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को फिर छोड़ दें, कोई और कॉन्ट्रैक्ट हम कर लेंगे। तीसरा, ऐसे लोग जो ये सोच सकते हो कि हम, या सोचें कि हम कंसल्टेंट हायर करेंगे ओवर अ कॉन्ट्रैक्टर, वो भी ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कंसल्टेंट कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर हायर नहीं करना, तो फिर भी इस कॉन्ट्रैक्ट को आप बेशक ना करें। और फाइनली, वो लोग जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम दे सकते हो, बिकॉज इसमें इन्फ्लेशन है, हाई रिस्क है, बिजनेस का रूल है हाई रिस्क हाई रिटर्न, तो आपको थोड़ा सा रिस्क के फैक्टर की वजह से आपको हाई रिटर्न देना पड़ेगा। तो जो ये 4 काम कर सकते हैं, उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए। अदरवाइज आप अगर करना चाह रहे हैं तो दैट इज योर चॉइस, बट मैं नहीं रिकमेंड करूंगा। चलिए जी, अब इस कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड करते हैं। हमने और कॉन्ट्रैक्ट्स भी डिस्कस करने हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हेयर। लेकिन मैं एक कंक्लूजन इसका देता चलूं, अगर ये सूटेबल है फ्रॉम स्मॉल साइज, बल्कि फॉर स्मॉल साइज एंड फॉर लार्ज साइज प्रोजेक्ट्स। अगर आप मीडियम साइज प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए इतना सूटेबल नहीं है, लेकिन इसके लिए फिर वही रिलायबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर की बहुत अहम है। इसलिए मैं सजेशन ये दूंगा कि अगर आप पहला घर बना रहे हैं, आपके घर आपका ये पहला प्रोजेक्ट है जिंदगी का, तो फिर आप
ये कॉन्ट्रैक्ट ना करें। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि लंप सम, उसे हम इंडिपेंडेंटली डिस्कस करेंगे, लंप सम कर लें ग्रे स्ट्रक्चर का। वो एक ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा रिलायबल और ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है, जिसे आगे हम डिस्कस करेंगे। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है, हो भी रहा है काफ़ी केसेस में, लेकिन बहुत ज़्यादा केसेस में नहीं, बट हो रहा है। मैं थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन कर दूं कि इसमें होता क्या है। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि कॉन्ट्रैक्टर ने आपको आपका काम करना होता है, आपको एक्चुअल कॉस्ट देनी होती है, लेकिन एक सेट परसेंटेज या एक सेट अमाउंट, दोनों चीज़ें हो सकती हैं कि 10 लाख का काम है, मैं तुम्हें 10% दूंगा। अब वो 12 लाख का भी हो जाता है तो कॉस्ट जाएगी टू द क्लाइंट, वो उसे भरनी है। 12 लाख हो जाए, 13 लाख हो जाए, 15 लाख हो जाए, आपने 10 लाख पे फिक्स किया था, वो क्लाइंट को जाएगी। वो आपको परसेंटेज में ऊपर दे देगा प्रीमियम, या फिक्स्ड अमाउंट दे देगा कि भाई 15 लाख का भी काम हुआ तो तुम्हें 1 लाख दूंगा, अगर 10 लाख का भी हुआ तब भी 1 लाख दूंगा, या 10% दूंगा। उसमें अगर 15 लाख का काम हो जाता है तो 1.5 लाख मिल जाएगा, अगर 10 लाख का काम होता है तो 1 लाख मिल जाएगा। ये होता है जी कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। और अब हम इसके अगेन प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के भी। इस प्रोजेक्ट के फायदों में से सबसे बड़ा फायदा यह है कि कॉन्ट्रैक्टर तसल्ली से काम करेगा, उसे कोई जल्दी नहीं होगी, उसे कोई रिस्क नहीं होगा। वो असूलन अगर रीजनेबल कॉन्ट्रैक्टर भी है तो वो आपसे इस चक्कर में नहीं पड़ेगा कि बुरी चीज़ लगाए, वो आपको अच्छी चीज़ रिकमेंड करेगा। वो अपनी लेबर को भी कहेगा कि तसल्ली से काम करो, जल्दी में काम ना करो। हम लोग हालांकि बड़े खुश होते हैं, मैं हमेशा इसे कंडेम करता हूं। हम कहते हैं कि जी वो ठेकेदार आया और 20 बंदे लेके आया और उसने 4 दिन में सारी दीवारें कर दी, तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं होती। तसल्ली से काम होना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए। तो इस कॉन्ट्रैक्ट का एक तो बहुत बड़ा फायदा ये है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर 19-20, 18-20 भी हो गया है तो वो तसल्ली से काम करेगा, उसे पता होगा कि मेरा प्रॉफिट फिक्स्ड है। दूसरा इसका फायदा यही है कि उसे पता है और आपको भी पता है कि इसका प्रॉफिट फिक्स्ड है। वो आपको डंडियां नहीं मारेगा और तरीके नहीं ढूंढेगा, वो आपसे फिक्स्ड परसेंटेज में प्रॉफिट ले लेगा। तो ये तो हैं इसके फायदे कि आपको क्वालिटी मिल जाएगी अच्छी, थोड़ा सा भी अगर रिलायबल कॉन्ट्रैक्टर होगा, और आपको पता होगा कि फिक्स्ड अमाउंट मैंने इसे देनी है। आपके लिए सबसे बड़ा नुकसान इसका ये है कि वैसे तो कॉन्ट्रैक्टर का कोई रिस्क नहीं है, उसका प्रॉफिट तो आना ही आना है, लेकिन अगर फिर भी डंडियां मारने वाला आपको कॉन्ट्रैक्टर मिल गया और उसने बीच में से दिहाड़ियां लगानी शुरू कर दी, तो वो ये कोई हम यूरोप में तो नहीं बैठे हुए जहां इनवॉइसेस गलत नहीं बनेंगी। यहाँ आप किसी भी अमाउंट की इनवॉइस बना लेते हैं और आप क्लाइंट को दे देते हैं, और क्लाइंट को ट्रस्ट करना होता है कि ये मेरे पास पर्ची आ गई है, हालांकि किसी भी अमाउंट की वो इनवॉइसेस बन जाती हैं। तो अगर उसकी नीयत ख़राब हुई तो वो आपसे, यानी कि सप्लायर से भी वो मार्जिन लेगा, आपको भी ओवर इनवॉइस करेगा, और परसेंटेज तो आपसे ले भी रहा है। तो इस तरह वो 35-40% तक प्रॉफिट ले जाता है अगर वो इस नीयत पे आ गया। अदरवाइज 10% इसका रीजनेबल मार्जिन होता है। इसके अलावा मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेवारी होती है, तो उस केस में आपको इतनी हैसल नहीं होती, लेकिन मटेरियल प्रोक्योरमेंट किसी हद तक वो डिसाइड कर रहा होता है, तो शायद वो अच्छा, और रिटर्न को ऐसा खास नहीं होता इस केस में, तो आपको एट टाइम्स अच्छा मटेरियल नहीं मिल रहा होता। लास्टली एक और तरीका जिससे कॉन्ट्रैक्टर्स बचाते हैं, उन्हें पता होता है कि हमें सर्टेन परसेंटेज मिलनी है, 8% मिलने हैं, 10% मिलने हैं, 15% मिलने हैं, तो वो आपको टाइल्स रिकमेंड करेंगे महंगी वाली, जो कि नो डाउट अच्छी होती हैं, लेकिन आपका एक फिक्स्ड बजट होता है, आप उससे एक्सीड कर जाते हैं। बिकॉज उन्हें पता है कि अगर उन्होंने 1 लाख महंगी टाइल आपको खरीदवा दी तो उसका अगर 15% मार्जिन है तो 15,000 और ऐड हो गया। तो इस तरह करके भी कुछ लोग मार्जिन अपने इनहांस करते हैं, जो कि अच्छी बात ऑफ कोर्स नहीं है, बट ऐसा होता है इंडस्ट्री में, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। तो ये हैं डिसएडवांटेजेस इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट के। कॉस्ट प्लस को मैं कंक्लूड करता चलूं, इसमें आपको क्वालिटी बहुत बेहतर मिल जाती है, लेकिन साथ में कॉस्ट भी बढ़ जाती है, क्योंकि अब काम आराम से हो रहा होता है, तसल्ली से हो रहा होता है, अच्छा हो रहा होता है, तो आपकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा आती है। मेरे इसमें सजेशन ये है कि आप क्वालिटी लें, कोई इसमें हर्ज नहीं है, अच्छी बात है, और आप इस तरह मार्जिन दे दें, लेकिन
चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए। अगर आप मुल्क से बाहर हैं, आपका कोई तसल्ली वाला रिश्तेदार है तो उससे काम कराएं, तसल्ली वाला और टाइम देने वाला। अगर कोई टाइम नहीं देता और जान छुड़ाने वाला ठेकेदार है तो फिर आपकी खुद ही इन्वॉल्वमेंट ठीक है। डोंट इन्वॉल्व दैट पर्सन इस कॉन्ट्रैक्ट में, आप खुद ही करते रहें। जो आपने कॉन्ट्रैक्टर को प्रॉफिट देना है वो वन गो में नहीं देना, वो इकट्ठे नहीं देना कि आप शुरू में एडवांस दे दें। जैसे जैसे काम आगे बढ़ता जाएगा, जितने जितने का काम होता जाए, आप उसके भी एक माइलस्टोन्स बना लें और उसे पेमेंट देते जाएं। आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आप आइटम्स के रेट डिसाइड कर लेते हैं और दे देते हैं। नॉर्मली ये छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए होता है। आपने बाथरूम का कोई छोटा सा काम करवाना है, आपने किचन का कोई छोटा सा काम करवाना है, छोटी मोटी रेनोवेशन करानी है, उसमें आप आइटम के रेट्स उससे तय कर लेते हैं। ये आपने अमूमन देखा होगा, अगर आप किसी भी ऑफिस में जॉब करते हैं तो जब वो कोई काम हो रहा होता है वो आइटम वाइज रेट लेते हैं और जितना जितना काम कर, क्योंकि आपको खुद स्कोप की क्लैरिटी नहीं होती, आपको काम की मुकम्मल डिटेल का नहीं पता होता कि इतना काम होना है, आप इसलिए उन आइटम्स का रेट ले लेते हैं जो आपने करवाने हैं। उसमें से जो जो आइटम्स हो जाते हैं उनका आप पे कर देते हैं, जो जो आइटम्स नहीं होते उनका आप नहीं पे करते। तो छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए ये एक अच्छा तरीका है। इसमें एक चीज़ होती है, बाज़ दफ़ा अगर बहुत छोटा कॉन्ट्रैक्ट हो या बहुत छोटा काम हो तो आप ठेकेदार को ही कह देते हैं कि मटीरियल तुम ही लेके आ जाना, और आप इवन चूज भी नहीं करते मटेरियल, वो कोई भी लेके आ जाता है। मुस्लिम शावर कोई भी लेके आ जाता है, या इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें वो कोई भी लेके आ जाता है, जब स्पेशली आपने ब्रांडेड चीज़ों में ना जाना हो। और बाज़ दफ़ा आप खुद इसकी चीज़ें तय करते हैं कि ये चीज़ हमने लगानी है, तो ये वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट का फ़ायदा ये होता है कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। आप किसी भी आइटम को निकाल सकते हैं, किसी भी आइटम को ऐड करा सकते हैं, किसी आइटम की क्वांटिटी ज़्यादा करवा सकते हैं, कम करवा सकते हैं, ये आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है। दूसरा, कॉस्ट, क्वालिटी और टाइम, ये इसका पॉजिटिव है, यही इसका नेगेटिव भी है। तो मैं अभी जो नेगेटिव बताने जा रहा हूँ उसमें आपसे शेयर कर लूँगा कि ये किस तरह से नेगेटिव है और किस तरह से पॉजिटिव है। इस कॉन्ट्रैक्ट का नेगेटिव ये है कि अगर आप प्रोक्योरमेंट या परचेज, जो यानी कि दूसरे लफ्जों में खरीदारी, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर पे डालेंगे तो वो कभी कभार चीज़ों की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा और फिर 10 हीले बहाने ढूंढ लेगा, स्पेशली छोटे कॉन्ट्रैक्ट में। आप देखेंगे आपके बाथरूम में लेट से अगर कुछ चीज़ें चेंज होनी है, बर्तन चेंज होने हैं या कुछ चेंज होना है, तो वो नॉर्मली उसका ये करता है कि आपको हल्की सी लोअर क्वालिटी ला देता है या उस वेंडर से ला देता है जो उसकी कॉपी दे दे अगर आप ब्रांडेड ले रहे हैं, और आपको वही चार्ज कर लेता है। और नॉर्मली क्वालिटी एश्योरेंस के आपके पास मेजर्स नहीं होते। बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में क्वालिटी एश्योरेंस के मेजर्स होते हैं। अब वही बात जो मैंने पहले किया था कि पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, कॉस्ट, क्वालिटी और टाइम। अगर आप खुद परचेज करने जाते हैं तो आपका टाइम काफ़ी लगता है, और परचेज नहीं बल्कि सेलेक्ट करने जाते हैं, ये अप्रोप्रिएट लफ्ज़ सेलेक्ट करने का होगा, आपका टाइम काफ़ी लगता है। इसे मैं टाइम वेस्टेज नहीं कहूँगा, इसे मैं टाइम कंजम्पशन कहूँगा। आपका काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाता है और वो पता नहीं वर्थ इट होता है या नहीं होता। ऑन द अदर हैंड, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर पे ही छोड़ते हैं और आपका मटेरियल बुरा आ जाता है और आप वापस भेजते हैं, तो फिर वो टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि आपकी लेबर भी बैठी हुई है, आपके बाकी लोग भी बैठे हुए हैं, एंड यू आर एक्चुअली वेटिंग कि वो कब आए चीज़ और वो लगे। इस तरह इस कॉन्ट्रैक्ट में ये कुछ इसके नेगेटिव्स हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड अगर मैं करूं तो मैं ये कहूँगा कि ये हर किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए एप्लीकेबल होता है। अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है, बट अगर बहुत ज़्यादा आइटम्स हो जाएं तो कॉम्प्लिकेशन बहुत बढ़ जाती है। एक पूरी टीम चाहिए होती है इसे एनालाइज करने के लिए। आप खुद इंडिविजुअली इसे एनालाइज नहीं कर सकते। नॉर्मली घर की कंस्ट्रक्शन के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। हाँ, अलबत्ता रेनोवेशन है या कुछ और है उसमें बड़ा इफेक्टिव होता है और काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आपने टाइल महंगी ले ली है, आपने टाइल सस्ती ले ली है, कम ले ली है, ज़्यादा ले ली है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपकी डिटेलिंग नहीं हुई तो फिर भी आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन होती है कि आप इस
कॉन्ट्रैक्ट को बड़े ही तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ग्रे स्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट, ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो हमने इनिशियली डिस्कस किया था, लमसम कॉन्ट्रैक्ट, तकरीबन वही कॉन्ट्रैक्ट है, सिर्फ आप करते ये हैं कि आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं अपने घर की कंस्ट्रक्शन को। नए घरों के लिए नॉर्मली ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप एक ग्रे स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं और एक फिनिशिंग कर लेते हैं, और कॉन्ट्रैक्टर्स को पहले ये कहते हैं कि पहले मैंने ग्रे स्ट्रक्चर देना है। जो भी उसमें से आपको बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर मिलता है उससे आप ग्रे स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन कराते हैं। फायदा इस कॉन्ट्रैक्ट का ये होता है कि जब वो 2 में स्प्लिट हो जाता है तो आपका स्टेक कम हो जाता है, यानी कि आपको एडवांस कम देना पड़ता है, आपका जो प्रोजेक्ट जिसका आप उसे एलोकेट कर रहे हैं काम का, वो स्कोप कम हो जाता है। अगर वैसे घर लेट से आपका 3 करोड़ का बनना है तो ये 1.5 करोड़ का होगा, या 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, वॉटेवर जो भी होगा उस अमाउंट का हो जाएगा, और आपको सिर्फ उसी अमाउंट के पैसे टोटल ब्रेक करके उसे देने होंगे। तो आपका एडवांस कम, उसके बाद आपको जो सबसे बड़ी बात है वो इसका ये फायदा होता है कि अगर आपको वो जो सारे वही काम होते हैं, आपको स्केड्यूल भी बनाना होता है, टाइमलाइंस भी रखनी होती हैं, पेमेंट का स्केड्यूल भी रखना होता है, सब कुछ करना होता है, और अगर वो आपका टाइम पे काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है तो जैसे ही वो ग्रे को ख़त्म करने के करीब आता है आप उसके साथ फिनिशिंग का कॉन्ट्रैक्ट करने को तैयार हो जाते हैं। अदरवाइज अगर वो अच्छी क्वालिटी नहीं देता तो आप उसे किसी वक्त भी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर सकते हैं, और अगर किसी वक्त नहीं ख़त्म कर सकते, एक तो किसी वक्त ख़त्म कर सकते हैं क्योंकि आपका अब एडवांस थोड़ा सा कम गया होता है, और बल्कि मेरे ख्याल में आधा कम गया होता है, और नहीं तो आप ग्रे स्ट्रक्चर पे ख़त्म करके फिनिशिंग पे किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को ला सकते हैं। बहुत बड़ा एडवांटेज है ये, क्योंकि इसमें एक और जो हमने लमसम की बात की थी, फ्रंट लोडिंग का चांस कम हो जाता है। उसमें फिनिशिंग में ज़्यादा अमाउंट्स में पैसे जाने होते हैं और ग्रे में आहिस्ता आहिस्ता पैसे जाने होते हैं। तो जो ग्रे के पैसे हैं उससे वो फ्रंट लोड ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें एक सीक्वेंस में तकरीबन पैसे जाने होते हैं। इसलिए मेरे ख्याल में, खैर मैं ये कंक्लूजन में मुझे बताना चाहिए कि मेरे ख्याल में ये काफ़ी अच्छी ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट्स में। इस कॉन्ट्रैक्ट के फ़वाइद की तरफ चलता हूँ, लेकिन एक चीज़ ऐड कर दूँ कि अगर आपने ये कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आपने रिटन कॉन्ट्रैक्ट ये ज़रूर करना है। अब अगर मैं बात करूँ इसके फ़ायदों की, तो एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि कॉन्ट्रैक्टर को हमेशा एक अट्रैक्शन होती है कि अगर मैंने अच्छा काम किया तो मुझे फिनिशिंग का ठेका मिलेगा, यानी कि 4 पैसे मैं यहां से बचा लूंगा, 4 पैसे मैं फिनिशिंग से बचा लूंगा। तो इस तरह वो ग्रे स्ट्रक्चर में अच्छा काम करता है। जहां तक बात है डिटेलिंग की, डिटेलिंग बहुत अच्छी बात है, इसमें होनी चाहिए, लेकिन चूंकि इसमें आइटम्स कम होते हैं तो अगर थोड़ी सी कम डिटेलिंग भी होती है तो साथ साथ आप डिटेलिंग कर लेते हैं। तीसरा, जो कि मैंने जब इसके बारे में, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता रहा था उस वक्त भी बताया कि इसमें आपको उस तरह से कैश आउटफ्लोज नहीं देने पड़ते जिस तरह से आपको लमसम कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप फिनिशिंग और ग्रे दोनों का दे रहे होते हैं उसमें देने पड़ते हैं। एक और बहुत अहम चीज़ वो ये कि कुछ लोगों की एक्सपर्टीज या महारत उनकी ये होती है कि वो ग्रे बहुत अच्छा बनाते हैं, ग्रे स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनाते हैं, फिनिशिंग की उनके पास टीम नहीं होती, वो खुद ऐसे, उनके पास मिस्त्री मजदूर नहीं होते जो फिनिशिंग अच्छी करें। तो आपको एक ये भी एडवांटेज मिल जाता है कि आप ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को चूज कर सकते हैं जिससे आप ग्रे स्ट्रक्चर बनवा लें और उसके बाद फिनिशिंग आप किसी और कॉन्ट्रैक्टर से करवा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी इसमें आपके पास ऑप्शन होती है कि जो फिनिशिंग का अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है उससे आप फिनिशिंग भी करा सकते हैं, और जो ग्रे स्ट्रक्चर का अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है उससे आप ग्रे बनवा सकते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट का नेगेटिव ये है कि बाज दफा कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं कि आपको एक्स्ट्रा वर्क्स और जो पर स्क्वायर फीट रेट है वो अलग-अलग देते हैं। अब ज्यादातर ऐसे ही देते हैं, इसलिए जो पर स्क्वायर फीट है रेट वो देखते हुए आप फैसला कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्टर का, आप एक्स्ट्रा वर्क्स की अमाउंट नहीं देखते। किसी ने एक्स्ट्रा वर्क्स में ज्यादा पैसे आपको चार्ज करने होते हैं। इस तरह में भी आपको महंगा कॉन्ट्रैक्टर मिल जाता है और वो शायद उस क्वालिटी का नहीं होता, और जब आप सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो शायद आपने अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को छोड़ दिया होता है क्योंकि उसने एक्स्ट्रा वर्क्स के ज्यादा पैसे नहीं डाले होते। नॉर्मली अच्छा कॉन्ट्रैक्टर एक्स्ट्रा वर्क्स महंगा नहीं करता। जो
जिसने किसी और तरीके से कमाना होता है वो आपको ग्रे स्ट्रक्चर का रेट जो स्क्वायर फीट में है वो कम देगा और एक्स्ट्रा वर्क्स के पैसे ज़्यादा चार्ज कर लेगा। दूसरा, इसका नुकसान तो नहीं है लेकिन आपका एक कॉस्ट बढ़ जाती है, वो ये है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में आपको कंसल्टेंट की ज़रूरत होती है और कंसल्टेंट से मेरे कहने का मतलब है जो रेगुलर चेक करे, यानी कि सुपरविजन की आपको ज़रूरत होती है और मे बी आपको निगोशिएशन के लिए भी इसमें कॉन्ट्रैक्टर ऐसा कंसल्टेंट चाहिए जो आपको एनालाइज करके बताए कि कौन सी चीज़ और कौन सा कॉन्ट्रैक्टर इनमें से बेस्ट है। लीजिए अगर मैं कंक्लूड करूं, घर नया शुरू करना है तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। ग्रे का पहले रेट लें, ग्रे को ख़त्म करें, कंप्लीट करें। जैसे ही आपका ग्रे एक स्टेज पे पहुंचे तो आप फिनिशिंग का उसी कॉन्ट्रैक्टर से भी रेट ले सकते हैं, औरों से भी रेट ले सकते हैं, तो आप इसे दो में स्प्लिट कर दें। ओवरसीज पाकिस्तानीज आप लमसम पे देना चाह रहे हैं, आई नो दैट, मुझे काफ़ी कॉल्स आती हैं कि हम लमसम पे देना चाह रहे हैं, ये भी लमसम की एक टाइप है लेकिन ये एक सेफर टाइप है, इसके लिए आप जाएं और ऑप्ट करें। आखिरी कॉन्ट्रैक्ट पे आ गए और ये है लेबर कॉन्ट्रैक्ट। मैं आपको समझाता चलूं कि लेबर कॉन्ट्रैक्ट है क्या। लेबर कॉन्ट्रैक्ट ये है कि आपने मटेरियल खुद से खरीदना है, आपको एक कॉन्ट्रैक्टर लेबर सप्लाई करेगा जो वहां अच्छे से उस मटेरियल को लगाएंगी। बहुत कॉमन है ये कॉन्ट्रैक्ट की टाइप हमारे यहाँ और बहुत ज़्यादा लोग ये करते हैं। इसमें मैं बताता चलूं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मटेरियल के सप्लाई की आपकी होती है, ना सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी मटेरियल के सप्लाई की आपकी होती है, क्वालिटी भी मटेरियल के सप्लाई की आपकी होती है और इंश्योर करना और टाइमली मटेरियल की सप्लाई वो भी आपकी होती है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे कर रहा हूं और आप 3 दिन बाद मटेरियल लाते हैं और मेरी 3 दिन लेबर बैठी रहती है तो वो कॉस्ट एक्चुअली आपको पड़नी चाहिए। कुछ लोग उसे डालते हैं, अगर थोड़ा टाइम फर्क पड़े तो लोग उसे इग्नोर भी कर देते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो मेरे ख्याल में हमें भी कॉन्ट्रैक्टर्स को ये फैसिलिटेट करना चाहिए कि उनके पास एक्स्ट्रा मटेरियल पड़ा हो, उन्हें कोई परेशानी ना हो, हर वक्त उनके पास मटेरियल हो। ऑन द अदर हैंड जो लेबर के कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उन्हें भी अपना स्केड्यूल इस तरह रखना चाहिए कि आपको टाइमली बताएं कि अब मुझे ये चीज़ चाहिए है। सुबह का एक सरप्राइज ना हो, जो कि बहुत कॉमन है कि सुबह को एक सरप्राइज दिया जाता है कि जी मुझे तो ये चीज़ चाहिए थी और आप मुझे ये चीज़ प्रोवाइड करें। जाहिर है उस वक्त आप किसी मसरूफियत से होंगे, कुछ होंगे, तो अच्छा कॉन्ट्रैक्टर आपको पहले बताएगा। दूसरी बात, लेबर में ये भी होता है कि अगर रिलायबल लेबर कॉन्ट्रैक्टर है तो कहीं कोई माल की क्वालिटी खराब हो रही है वो आपको बताएगा कि अब आपका ये सप्लायर आपको अच्छा माल नहीं दे रहा। अब चलते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की तरफ। इस कॉन्ट्रैक्ट का फायदा क्या है? इस कॉन्ट्रैक्ट का एक बहुत बड़ा फायदा है वही वाला कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। आखिरी मोमेंट आप गए, आप वहां जाके देख रहे हैं, आपको उस भट्टे की ईंट पसंद नहीं आई, आप दूसरे भट्टे पे चले गए, आपने वहां से ले ली। आपके पास कोई उसमें रिजिडिटी नहीं है कि यहीं से लेनी है, ये चीज़ लेनी है, आपके पास टोटल फ्लेक्सिबिलिटी है। टाइल्स लेनी है, टाइल्स लगनी है, आप मार्केट में जाएंगे, मार्केट में जो टाइल आपको पसंद आएगी आप उसे जाके दे देंगे कि ये टाइल लगा दो। ये इसका बहुत बड़ा फायदा है। अब इसके नुकसानात देख लेते हैं। मेरे ख्याल में नुकसानात इसके कुछ ज़्यादा हैं। एक तो सारा टाइम आपको यही खबरें मिलती रहती हैं, आपका मोबाइल बजता रहता है कि जी ये मटीरियल शॉर्ट हो गया, ये मटेरियल लाना है, इस मटेरियल की क्वालिटी बुरी है, इस मटेरियल में ये मसला है, इसे चेंज करा के ये दे दें। तो आप अगर अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, अपनी कोई जॉब कर रहे हैं, तो वो आप करने के काबिल नहीं रहते जब तक आपका घर बन रहा होता है। ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इसका। और साथ में मैंने अमूमन लोगों को देखा है, तकरीबन 70% लोगों को देखा है कि वो थक जाते हैं इस सारी हैसल से, इस सारे मसले से। शुरू में तो वो कर लेते हैं खुशी खुशी कि जी मटेरियल मैं खुद लूँगा, लेकिन एक स्टेज पे आके वो थक जाते हैं और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्टर को ही कह रहे होते हैं कि ये मटेरियल तुम्हारा कोई जानने वाला है तो उससे मंगवा लो। जब वो मटेरियल मंगवा रहा होता है तो फिर उसे आप पहले मटेरियल पे दे दें कॉन्ट्रैक्ट, वो उसमें अपना जो मार्जिन है वो रख के देगा, क्योंकि अब उसे भी पता है कि आप लास्ट मोमेंट मंगवा रहे हैं। अब वो आपको अपनी मर्जी के रेट और अपनी मर्जी की क्वालिटी पे, बिकॉज आप अब थक चुके हैं, आपने ये डिसाइड कर लिया हुआ है कि मैंने खुद नहीं जाना, तो वो उस हिसाब से आपको रेट्स दे रहा होता है।
दूसरा इसका नुकसान क्या है? दूसरा इसका नुकसान ये है कि आप नॉर्मली एक घर बनाते हैं, आपके ना कॉन्टैक्ट्स होते हैं मार्केट में, ना आपको वो रेट्स मिल रहे होते हैं, आप पहली दफा ईंट लेने गए होते हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्टर्स रेगुलरली ईंटें ले रहे होते हैं। वो अगर आपके साथ सिंसियर हैं और लॉयल हैं तो वो आपको रेट अच्छा दे देंगे। जब आपको वो रेट अच्छा देंगे उससे आपको बेनिफिट हो जाएगा, मतलब लमसम रेट अगर ग्रे स्ट्रक्चर का लेट से दे दिया उनने तो आपको एक अच्छा रेट मिल जाएगा, ना कि आपको खुद जाके वो रेट मिल सकेगा। उसी भट्टे पे या उसी टाइल वाले के पास जब आप जाएंगे तो आपको डेफिनेटली वो डिस्काउंट नहीं मिलेगा जो उसे मिलेगा। तो ये इसके बहुत बड़े नेगेटिव्स हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के। अब कंक्लूड कर दूं मैं लेबर कॉन्ट्रैक्ट को, जो बहुत कॉमन होता है और मेरे ख्याल में शायद सबसे ज़्यादा यही कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारे मुल्क में। तो पहला इसमें यह है कि आप अपने कारोबार को इफ़ेक्ट कर बैठते हैं या अपनी नौकरी को इफ़ेक्ट कर बैठते हैं और आपको वो आउटपुट आप नहीं दे पाते उनमें जो आपको देनी चाहिए। सेकेंडली, आपको कुछ और चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, ना कि सारा दिन फिर के मटीरियल लेने के लिए। क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, चीज़ें कैसी लग रही हैं, चीज़ें कैसी आ रही हैं, किसी और को ये हासिल दे दें और आप मैनेजमेंट का रोल लें। तो इसलिए ठीक है, अगर आप अच्छे से इसे मैनेज कर सकते हैं या आपने कल को इसी बिजनेस में आना है तो ज़रूर करें, बट अदरवाइज इस हैसल में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ मेरी आज की वीडियो का इख्तिताम हुआ। मेरे ख्याल में आपको पसंद आई होगी। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि हम फर्दर इम्प्रूव कर सकें और अच्छी से अच्छी वीडियोज़ ला सकें। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।